हेलो दोस्तों, एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम क्लास 7th का लास्ट चैप्टर करेंगे, जो है बाज़ार में एक कमीज़। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि बाज़ार में श्रृंखला कैसे काम करती है। श्रृंखला का मतलब है कि कैसे हम लोग खरीदारी और बिक्री की जो चैन देखते हैं, एक कमीज जो शर्ट है, उसका कपास से लेके उसका निर्माण और उसे एक बिक्री प्रक्रिया तक, जो हमारा लास्ट स्टेज है शॉपिंग मॉल या छोटी सी दुकान में जो वो बिकने के लिए बाहर टंगी होती है, वहाँ तक पूरी फुल प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। दूसरा ये है कि इस जो जो कंप्लीट चैन है, श्रृंखला है, उसमें कौन कौन से हमें खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं, और क्या जितने भी विक्रेता और खरीदार हैं, क्या सबको एक दूसरे के समान बेनिफिट होता है, लाभ होता है या नहीं होता है। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, एक बाजार में एक कमीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कुर्नूल एक जगह है आंध्रा में। ठीक है, तो वहाँ पर स्वप्ना नाम की एक छोटी किसान है। वो क्या करती है, कपास की खेती करती है। ठीक, तो कपास में जो फूल आते हैं, मतलब जहाँ से पौधा निकलता है कपास का, इसको बोलते हैं टोडे। ठीक है, ये टोड़ा है। तो ये क्या होता है, पहले एक बंद होता है, उसके बाद उसमें दरारें आती हैं, दरार आने के बाद फिर वो इस तरह से खुलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके चटकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सडनली एक बार हम गए, जैसे गेहूं की फसल या चावल की फसल, क्या होता है कि पकने के साथ हम लोग एक साथ पूरी कटाई कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चुनना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जो टोडे होते हैं, डोडे होते हैं, रुई जिसमें भरी होती है, ये एक साथ चटक के नहीं खुलते हैं, ये धीरे धीरे खुलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कई दिनों तक उसको चुनना पड़ता है, फिर इकट्ठा करना पड़ता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस रुई में क्या होता है, एक बीज होते हैं बीच में, जिनको ओटाई कहते हैं, जिनको ओटना कहते हैं। ओटना क्या होता है कि कपास की जो रुई है, इससे जब हम बीज निकालते हैं तो उसको ओटना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करती है, रुई एकत्र करने के बाद स्वप्ना जो है अपने पति के साथ कुरनूल के एक बाजार में जाती है, और वहाँ पे एक जो वहाँ का एक लोकल व्यापारी है, उसको ये फसल लेके बेचती है। अब उसको ही क्यों बेचती है, इसके लिए क्या होता है कि जो स्वप्ना जो है एक छोटी किसान है। छोटी किसान होने के कारण क्या है, ठीक है, वो छोटे किसान का मतलब ये है कि बहुत ही कम खेत में, वो खेत का साइज उसका बहुत छोटा है, तो अपने छोटे से खेत में वो कपास की फसल उगाती है। तो ये जो स्थानीय व्यापारी है जिसको फसल बेचती है, उसने क्या किया था, इसको स्वप्ना को बोने के समय उधार दिया था, बहुत ऊंची ब्याज दर पे उसने कर्ज लिया था इससे 2,500 रुपये। और ये कर्ज किस लिए लिया था, बीज खाद और कीटनाशक के लिए। ठीक, तो जब दिया था उसने कर्ज, तो उसने एक शर्त मनवाई थी कि भाई अगर तुम्हारा जो भी रुई जितना पैदा होगा वो सब कुछ तुम मुझे ही बेचोगी। ठीक है, अब कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश होता है, उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर लगता है, कीटनाशक वगैरह यूज़ होता है। ठीक है, तो किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। अब छोटे किसानों के पास इतनी ज़मीन नहीं होती, या उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो इसका खर्चा खुद उठा पाएँ। तो ऐसे बड़े व्यापारियों से वो उधार ले लेते हैं, और फिर उन्हीं को फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब व्यापारी के पास क्या है कि उसके 2 आदमी रुई को बोरे पे तौल रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1500 क्विंटल, 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6,000 की रुपये हुई, 6,000 रुपये की रुई हुई थी। तो व्यापारी ने दिए गए ऋण और ब्याज की जो दर है, ब्याज के जो 3,000 रुपये काट लिए, और सपना को 3,000 ही दिए। मतलब 6,000 की उसकी रुई हुई, और इसमें से उसने 3,000 रुपये अपने जो उधार दिया था और 500 रुपये उसका ब्याज का मिला के उसने काट लिया, और 3,000 रुपये केवल दिए। तो सपना कहती है कि बहुत सस्ती रुई है, मतलब मैं तो इस बार ज़्यादा उम्मीद कर रही थी कि मुझे ज़्यादा कीमत मिलेगी। लेकिन व्यापारी ने अपने मनमानेपन पे उसको बोला कि नहीं अम्मा, इतनी ही है और मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ। ठीक है, अब सपना की मजबूरी ये है कि उसे मोल भाव नहीं कर सकती, क्योंकि वही है जिससे उसका गुजारा चलता है। कि जैसे मान लो कि उसके पास जितना उसने बेच के, मान लो उसको 3,000 ही रुपये मिले, तो उस 3,000 से उसको पूरा अपना जब तक कि वो दोबारा फसल नहीं लेती तब तक उसको उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो वो आदमी एक शक्तिशाली आदमी है और कई किसानों को कर्ज देता है। ठीक है, और जो सपना है उससे उसकी खेती के अलावा और भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल फीस आदि के लिए भी उसी से कर्ज लेना पड़ता है। तो वो उससे दुश्मनी नहीं करना चाहती। ठीक है, उससे अपने संबंध को समान बनाए रखने के लिए वो मोल भाव नहीं करती है, जैसा वो कहता है वैसे ही उसको बेच देती है। ठीक है, और उन 3,000 रुपये से उसको संतोष करना पड़ता है।
तो कपास की पैदावार करके स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी सी ही ज़्यादा है जो एक मजदूरी करके कमाता है। ठीक है, जो मजदूर जो है जो जितना कमाते हैं उतना ही, उससे थोड़ा सा अधिक ज़्यादा हमारी जो स्वप्ना है वो अपने खेतों पे काम करके उतना ही कमा पाती है। ठीक, तो एक किसान के परिप्रेक्ष्य हम लोग देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ईरोड एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर सप्ताह में 2 बार कपड़ा का बाजार लगता है। तो इस बाजार में कई प्रकार के जो कपड़े हैं वो बेचे जाते हैं। तो आसपास के गांव में जो बुनकर हैं उनके द्वारा कपड़ा बनाया जाता है और इस बाजार में बिकने के लिए आता है। ठीक है, बाजार के जो कपड़ा व्यापारी हैं इनके बहुत सारे कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। तो इस तरह से दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इसमें कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। ये एक मतलब ईरोड के बाजार का एक बताया गया कि यहाँ पर ये विश्व के बड़े बाजारों में, कपड़ों के बड़े बाजारों में इसका नाम है। ठीक है, अब क्या होता है कि बाजार के दिनों में आपको वो बुनकर भी मिलेंगे। अब जैसे इसमें बहुत सारे बुनकर ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़ा ही नहीं होता कि वो बनाएं। अब जैसे बुनकर का काम बेसिकली क्या होता है, बुनकर कपड़े को बनाते हैं। मतलब जैसे कपास आया, ठीक है, ये रुई है, रुई से उसका धागा बनाया गया, धागा से उसको काट के फिर उसको एक मतलब नलकी वगैरह में डाला गया, फिर उसके बाद वो जाता है बुनकर के पास। ठीक है, जिसको सूत बोलते हैं, ये सूत बुनकर के पास जाएगा और बुनकर उससे इस कपड़े का निर्माण करेंगे और फिर ये कपड़ा जो है बाजार में कपड़ा व्यापारी इसको खरीदेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बुनकर हैं जिनके पास कपड़ा के लिए सूत नहीं होता है। तो ये जो व्यापारी होते हैं ये देश विदेश में वस्त्र निर्माताओं या निर्यातक जो होते हैं उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं जो व्यापारी हैं यहाँ पर। ठीक है, इस बाजार में। तो ये व्यापारी क्या करते हैं, इन बुनकरों के अनुसार बुनकरों को बताते हैं कि आप कौन सा कपड़ा उनके लिए बनाओ। ठीक है, तो ये उनको सूत भी खरीद के दे देते हैं और बुनकरों को बताते हैं कि उनको किस तरह का हमें कपड़ा चाहिए और उस तरह का आप हमें निर्माण करके दीजिए। ठीक, तो जैसे ये व्यापारी है, ठीक है, तो ये इन बुनकरों को सूत देगा और उनको बताएगा, सूत देगा और उनको ऑर्डर देगा कि किस टाइप का हमें कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप का ये कपड़ा बुनकर बिनेंगे, उसके बाद इसको सप्लाई करेंगे। इसके बीच में जो इनका प्रॉफिट होता है वो बुनकर बचाएंगे और ये जो व्यापारी है ये इन कपड़ों को लेकर फिर अपने जो बड़े व्यापारी हैं उनको सेल करेगा। ठीक, अब जैसे एक ये व्यापार, ये देखो ये बुनकर का कारखाना है जहाँ पर वो काम करता है। ये व्यापारी की दुकान है जो ऑर्डर देती है बुनकर के लिए, सूट देती है उनको करने के लिए। अब देखो इसको एक दादन व्यवस्था जो प्रचलित होती है उसके बारे में देखते हैं। तो बुनकरों द्वारा जो घर पे कपड़ा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं दादन व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो बुनकर तो साथ में काम करता ही है, उसके साथ साथ उसके घर के काफ़ी लोग वो भी इसमें कई घंटों तक काम करते हैं। ठीक है, और बुनकर की जो अधिकतर इकाइयाँ हैं उसमें 2 से लेकर 8 करघे होते हैं जिन पर कपड़ा बनाया जाता है। तो इस तरह से साड़ियाँ, तौलियाँ, शर्ट और जो औरतों की पोशाकें, कपड़े, वो सब कुछ इन करघों पे बनाई जाती हैं। ठीक है, अब ये करघे भी वो लोग अपना उसमें पूंजी लगाते हैं तो उसके लिए भी उनको पैसा उधार पे लेना पड़ता है। जैसे मान लो कि बुनकर को एक 12,000 रुपये के आसपास एक करघा उन्होंने लगाया। अब ये 12,000 के रुपये उन्होंने भी किसी से कर्ज लिए होंगे या फिर बैंक से उधार लिए होंगे, तो वो अपना कपड़े बुनकर जब व्यापारी को देते हैं तो उससे जो इनकम मिलती है उससे कुछ किस्त वो यहाँ पर देते हैं और कुछ से अपना वो काम चलाते हैं। ठीक है, तो कपड़ा जो ऑर्डर उनको मिलता है उसके आधार पर व्यापारी जो है बुनकरों के बीच काम बांट देता है कि व्यापारी को कौन कौन से कपड़े चाहिए, उसके हिसाब से वो अलग अलग बुनकरों को काम बांट देता है। अब बुनकर क्या है, व्यापारी से ही सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा उसको देते हैं। ठीक है, अब इससे बुनकरों को क्या लाभ होता है, स्पष्ट है 2 लाभ होते हैं। एक तो सूत खरीदने के लिए उनको पैसा नहीं पे करना पड़ता, दूसरा तैयार जो कपड़ा है उनका उसको बेचने के लिए व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, एक तो उनको लागत नहीं लगानी पड़ी सूत खरीदने की, दूसरा जो कपड़ा तैयार करेंगे उसे वो सेम व्यापारी खरीद लेगा। ठीक है, तो इसमें ही उनको पता चल जाता है कि हमें कितना, पहले से ही पता चल जाता है कितना कपड़ा बनाना है और कितना किस टाइप का बनाना है। ठीक है, तो कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारी पर बनी ये निर्भरता जो होती है कि उनको कैसे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, मतलब जो सूत उनको मिल रहा है, ठीक है, और बिक्री जो है जो तैयार माल कपड़े को व्यापारी को बेचना है, तो उस पर जो निर्भरता है उसके जरिए क्या होता है कि व्यापारियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व होता है। जैसे मान लो कि एक समय में अगर ऑर्डर नहीं दिया किसी बुनकर ने तो ये अगली बार उसको कपड़ा भी नहीं देंगे बनाने के लिए। तो इस तरह से वो मनमाना मूल्य लेते हैं और बहुत ही कम दामों पर उनको पैसा देते हैं, बहुत कम दामों पर उनसे वो कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, अब क्या है कि बुनकरों के पास ये जानने का भी कोई साधन नहीं होता क्योंकि वो रिमोटली, जैसे मान लो कि वो तमिलनाडु में बुनकर है और सेम वो काम जो कपड़ा उससे व्यापारी ने खरीदा वो दिल्ली के बाज़ारों में बेचा है,
तो उन तमिलनाडु के लोगों को, बुनकरों को ये पता नहीं होता कि वो कपड़ा जो उसको दे रहे हैं व्यापारी को, किस दाम पर व्यापारी उनको बेच रहा है। ठीक है, तो व्यापारी के द्वारा जो अर्न किया गया लाभ है उसके बारे में बुनकरों को पता ही नहीं होता, तो वो मोल भाव नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब ये जो है, जो व्यापारी है, ये अब क्या करता है कि जो हमारा कपड़ा मिला, ठीक है, एक जिसको थान बोलते हैं, रोल पे ऐसे रोल में आता है वो कपड़ा पूरा, तो उस तरह से ऐसे लंबा लंबा रोल मिलता है, ये रोल पे लगा हुआ सारा कपड़ा ऐसे साड़ी जैसा लंबा रोल पे आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो कपड़ा है वो जो शर्ट वगैरह, कपड़े वगैरह बनाने वाली जो कारखाने होते हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब क्या होता है, बाजार का जो व्यापारी है, ठीक है, तो ये जो व्यापारी है ये उन कारखानों को देता है, तो उससे क्या होता है कि उनको ज़्यादा, व्यापारियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब क्या होता है कि बुनकर जो अपनी, जो अब यहाँ पे बताया गया है कि बुनकर क्या करते हैं, अपनी जो जमा पूंजी या ऊंची ब्याज ऋण पे क्या करते हैं, कर्जे खरीदते हैं। इन कर्जे का एक एग्जाम्पल दिया गया कि 20,000 का अगर मूल है तो बुनकर 2 कर्जे लिए तो 40,000 का उसने निवेश कर दिया। अब कर्जों पर अकेले काम नहीं करता, तो कपड़े बुनकर के लिए या तो उनके पूरा परिवार होता है, वो भी 12 घंटे तक उनको काम करना पड़ता है ताकि समय पर उनका काम पूरा हो पाए। और उसके बाद भी उनको महीने में कितना, 3,500 ही उनको मिल रहा है। अभी 3,500 में उनको अपना काम भी चलाना है और ये जो निवेश है इसकी भी भरपाई करने के लिए उनको पैसा इकट्ठा करना है और ब्याज देना है, या लोन अगर लिया है तो उसका ब्याज दर चुकानी है। ठीक है, तो ये जो बीच में व्यवस्था है बुनकरों के बीच में, इनको बोलते हैं दादन व्यवस्था। ठीक है, अब एक समरी करके यहाँ पर दिया हुआ है, व्यापारी क्या है, कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो भारत में जो है ये व्यवस्था बहुत सारे क्षेत्रों में प्रचलित है, इसको बोलते हैं दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि अब जो बुनकर हैं वो कई बार क्या होता है कि अपने जो उनकी व्यापारी पर निर्भरता रहती है कि सूत हमें खरीदना है और व्यापारी हमको सूत देगा और उसी को हमें कपड़ा बनाकर बेचना है, तो उसकी वजह से उनको बहुत कम लाभ प्राप्त होता है। तो इसकी वजह से व्यापारी की बुनकर क्या करते हैं कि अपना एक सहकारी संस्था बना लेते हैं, कोऑपरेटिव संस्था बनाते हैं। अब कोऑपरेटिव बनाने से उनको फ़ायदा क्या होता है, तो जब वो कोऑपरेटिव बना लेते हैं तो कोऑपरेटिव बनाने के बाद उनको, कोऑपरेटिव बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा एक संस्था बना दी, जैसे मान लो कि 10 से 15 तक बुनकर हो गए। इन लोगों ने अपना कुछ जो भी पैसा इकट्ठा किया, जमा पूंजी इकट्ठा की, और उन्होंने एक साथ सूत खरीदा और एक ही तरह के कपड़े बनाए। ठीक है, और उसी तरह का मतलब एक बड़ा ऑर्डर उनको मिल जाता है और उनको जो पूरा करके वो सब एक साथ ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बुनकर होंगे, ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन की क्षमता होगी, तो उसके हिसाब से वो अपना मोल भाव करने की उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि उनके हित जो हैं वो समान होते हैं, तभी वो एक साथ सहकारी संस्था बनाएंगे, तो इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तब ये सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और बुनकरों को बांट देते हैं। सरकारी जो संस्था बनाई है उन्होंने, वही उनके बेचने का काम करती है। अब बेचने का काम कोई सरकारी संस्था करेगी तो क्या होता है कि उससे वो उचित मूल्य प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि उसकी मूल भाव करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। मूल भाव की क्षमता करने से क्या मतलब है कि जैसे कोई व्यापारी अगर खरीदेगा तो वो देखेगा कि इनकी क्षमता कितनी है, इनकी प्रोडक्शन क्षमता कितनी है। तो अगर 10 से 12 मान लो कि बुनकर हैं, तो वो एक बुनकर की तुलना में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के कारण क्या है कि उनको, जैसे व्यापारी कुछ समय पर कोई कपड़ा चाहिए, ठीक है, मान लो 1 महीने के अंदर इतना प्रोडक्शन करना है, तो वो लोग कह देंगे कि हाँ हम इतना प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं और आपको जो भी कपड़ा चाहिए हम लोग तुरंत बनाकर आपको दे देंगे। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, वो अच्छा मूल्य प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि सरकार भी उनसे बेनिफिट लेती है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया कि सरकारी स्कूल में जो निःशुल्क ड्रेस यूज़ की जाती है ना, बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूलों में ड्रेस दी जाती है, वो भी कई बार इन्हीं बुनकर सहकारी संस्थाओं से खरीदी जाती है, और जिससे क्या होता है कि इन सरकारी संस्थाओं को बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरह के जैसे ये जिसको बोलते हैं हस्तकरघा, हाथ से जो करघा बनाया जाता है, आजकल तो पावर लूम आ गए हैं, लेकिन देखो यहाँ पर ये देख रहे हैं हाथ से कपड़ा बना रही हैं। तो बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर ये कोऑप्टिक, ठीक है, कोऑपरेटिव टेक्स, ठीक है, ये टेक्सटाइल का हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, नामक दुकानों के माध्यम से वो कपड़ा खरीद कर ये बुनकर समितियाँ जो हैं वो बेचती हैं। ठीक है, इनकी दुकानें होती हैं जहाँ से ये कपड़ा बेचती हैं। ठीक, तो हो सकता है बहुत लोगों ने ये दुकानें देखी हों अपने आसपास। देखो यहाँ पर क्या है कि जो लड़कियाँ हैं वो है गारमेंट फैक्ट्री में, जो महिला ये मजदूर हैं बटन लगा रही हैं शर्ट्स में। ठीक, अब एक दिल्ली के पास जो है वस्त्र निर्यात करने का एक कारखाना है, इसके बारे में बताया गया है। तो व्यापारी जो है वो बुनकरों से जो रोल ले लिया कपड़ों का, तो वो इन फैक्ट्रियों में बेच देता है।
अब ये फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, ये फैक्ट्री उनके कपड़े बनाती हैं। जैसे कमीज के बारे में हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि कमीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कमीज बनाई, ठीक है, शर्ट्स बनाई। अब ये शर्ट को वो दूसरे दूसरे देशों में भी बेचते हैं। तो क्या होता है कि जो विदेशों में जो खरीदार होते हैं, विदेशी जो खरीदार हैं, उनको ये निर्यात करते हैं, ठीक है। तो विदेशी ग्राहक कहाँ कहाँ के, जैसे अमेरिका के हैं, यूरोप के कुछ व्यवसायी हैं, ठीक है, वो लोग इनको खरीदते हैं। अब यहाँ से खरीदने के बाद वो अपने बड़े बड़े स्टोर में लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो बड़े बड़े ब्रांड नेम हैं, तो वो क्या करते हैं कि इन्हीं शर्ट्स में अपने ब्रांड का टैग लगा देंगे, उसकी गुणवत्ता का जांच करके और सबको, और फिर उन्हीं ब्रांड के नेम से वो बेचते हैं। उससे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट, तो बड़े बड़े स्टोर के जो स्वामी होते हैं, जब उसमें शर्ट्स में उन्होंने अपना टैग लगा दिया, ठीक है, और बड़े बड़े स्टोर जैसे बिग बाज़ार वगैरह में, या फिर रिलायंस स्टोर में, या फिर और जो वी मार्ट है, ठीक है, इस तरह से जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ पर वो अपनी दुकानों पे अपनी शर्तों पे वो अपना बेच सकते हैं, क्योंकि जब उसमें ब्रांड नेम लगा देते हैं तो उसमें उसका दाम बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि माल जो लेने वाले हैं वो न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं कि उनको कम पैसे में माल खरीदना मिले और वो उच्चतम दर पे बेचेंगे। अब इसके लिए भी वो क्या करते हैं कि गुणवत्ता और समय पर देने की मांग करते हैं, क्योंकि समय, डिमांड और मांग और आपूर्ति पर मार्केट चलता है। अब उसमें दूसरी चीज़ ये है कि गुणवत्ता भी है, जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी और जितना कम समय में या जितना डिमांड पे समय पे उपलब्धि हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी, उसके हिसाब से उसका रेट तय हो जाएगा। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी दोष युक्त या थोड़ा कटा फटा है माल में, या फिर कोई माल में देने में देरी हो रही है, तो क्या होता है कि फिर उन कंपनियों से ग्राहक छिनने का भी डर होता है कि मान लो कि अगली बार ऑर्डर ही ना दें अगर हमने देर से अप्लाई किया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो निर्यातक होते हैं वो इन ग्राहकों की जो शक्तिशाली शर्तें हैं, ठीक है, जो शर्तें उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि उनके ऑर्डर छीने ना, ठीक है, और उनका काम चलता रहे, क्योंकि वही उनके ग्राहक हैं जो उनसे उनकी कमाई होती है। अब जो ग्राहक, विदेशी वाले जो ग्राहक हैं, उनकी वजह से जो उनके ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर, कि उनको कम समय में और जल्दी से जल्दी उच्च गुणवत्ता का उच्च गुणवत्ता का हमें कमीज बनानी है, शर्ट्स हमें बनानी है, कपड़े और भी बनाने हैं, तो उनको कम समय में बनाना है और अच्छी गुणवत्ता से बनाना है। तो फिर वो क्या करते हैं कि अपने खर्चों पे कटौती करते रहते हैं, ठीक है। तो कैसे कटौती करेंगे, वो जो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी देंगे और उनको स्थायी रोजगार की जगह अस्थायी रोजगार देंगे, ठीक है। अस्थायी रोजगार देने का मतलब है कि जैसे उनका काम पूरा हो जाएगा वो उनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसे सीजन की तरफ जैसे ज़्यादा ऑर्डर आया तो उनको बुला लिया, और ऑर्डर पूरा हो गया तो उनको भेज दिया कि हम आपको रख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो अपना जो उनका खर्चा है उसको मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से वो सस्ते दामों पर विदेशी निर्यातकों को भी दे पाएंगे और अपना लाभ भी उसमें बचा लेंगे, ठीक। तो इस तरह से वो करते हैं। अब जैसे इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है, उसमें 70 कामगार काम करते हैं। तो ये कामगार क्या करते हैं, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं, तो ये अस्थायी रूप से काम करते हैं। तो अस्थायी रोजगार बेसिकली क्या होता है कि एक तो उनको उनका कोई फिक्स रोजगार नहीं होता, कभी भी वो बुलाएंगे और कभी भी उनको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अपने ज़रूरत पे होता है और उनको कौशल के अनुसार, मतलब उनकी जैसी भी स्किल है, जैसे मान लो किसी को कोई सिलाई भी जानता है, कोई कटाई जानता है, कोई केवल बटन वटन लगाना ही जानता है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है मालूम उसको, तो उसके हिसाब से उसका वेतन तय होता है। अब जैसे मान लो कोई सिलाई करने वाला है, तो उसमें जो दर्जी होगा जो कटिंग करके सिलता है उसको ही सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है, जैसे लगभग उसको 3000 रुपये प्रति माह मिलता है। और मिस्त्रियाँ क्या होती हैं, जो वहाँ पर महिला लेबर होती हैं, वो क्या धागा काटेंगी, बटन लगाएंगी, या फिर शर्ट में प्रेस करेंगी, या उनको पैक करके पॉलीथीन में डाल के या पैकेट में डालेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो मिनिमम मजदूरी वाले काम है वो ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। अब यहाँ पर एक वो दिया गया है कि रफली कैसे मजदूरों का भुगतान होता है। तो दर्जी को 3000 रुपये प्रति माह, और जो प्रेस वगैरह करता है उसको 1.5 रुपये प्रति पीस, और जो जांच करता है, ये गुणवत्ता की जांच करने वाले को भी अच्छा सैलरी मिलता है, 2000 रुपये प्रति माह। धागा काटने वाले को, बटन लगाने वाले को इतना रुपये मिल रहा है। अब एक यूएसए में वो कमीज के बारे में बताया गया है कि यूएसए में वो कमीज कैसे बिक रही है, उससे कैसे बेनिफिट वो कमा रहा है, जो यहाँ से इम्पोर्ट करके दिल्ली से खरीदा और यूएसए में बेच रहा है, उसको कैसे प्रॉफिट होगा। तो क्या है कि अब उन्होंने कीमत क्या रखी है, $26 रखी है। अब $26 एक कमीज की कीमत है। तो आजकल के हिसाब से अगर देखें तो ये 2000 से ऊपर जाएगा, ठीक है। इसमें 1800 रुपये लिखा है, डॉलर का पुराना रेट अप्लाई किया गया है, तो उसको रहने दीजिए, ये करीब करीब 2000 के आसपास होगा। अब हम लोग 1800 ही मान के चलते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन ईजी से समझ में आए। तो कमीज़ के व्यवसायी ने दिल्ली के जो वस्त्र निर्यातक है उनसे कमीज़ों का इतने रुपये प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। तो खरीद का क्रय मूल्य होगा, तो कितने में खरीदी, 300 रुपये में खरीदी। उसके बाद उसका ऐड दिया, विज्ञापन दिया, कितना, 400 रुपये में, ठीक है। उसके बाद लगभग प्रति कमीज के स्टोर में रखने या दर्शाने के लिए
स्टोर में जो रखा उसका भी खर्चा 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से। तो इसके बाद उसको कितनी लागत लगी, उसको कुल लागत अगर देखें यहाँ से तो ये लागत उसको लगी 4-3-7-2-9 900 रुपये। ठीक, 900 रुपये की उसकी लागत लगी। इसमें उसने अपना लाभ जोड़ा 900 रुपये, और इन जोड़कर 900 प्लस 900 उसने 1800 रुपये का प्राइस उसने फिक्स किया और 1800 रुपये में वो बेचता है। ठीक है, तो उसको हर कमीज में उसको 900 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा वो कमीज बेचेगा, एक कमीज में जैसे उसको 900 रुपये का लाभ हुआ, अगर उसने 10 कमीज बेची तो उसको 9000 का लाभ मिलता है। ठीक, तो इस तरह से मार्केट काम कर रहा है। अब जिसने निर्यात किया था, ठीक है, जो दिल्ली वाला जो निर्यातक है जिससे उसने खरीदा विदेशी वाले ने, यूएसए वाले ने, तो इसने दिल्ली वाले निर्यातक ने केवल 300 रुपये में बेची। अब 300 रुपये में उसने बेची तो उसमें उसका लाभ भी जुड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, इसने 100 रुपये का जो थान खरीदा था व्यापारी से, तमिलनाडु वाले से, तो 100 रुपये का थान खरीदा, एक उस थान का एक कमीज में 100 रुपये का कपड़ा लगा दिया। उसके बाद 25 रुपये की उसने रोजगारी जो मजदूरी है उनकी लगा दी, और जहाँ पर उसने कारखाना चलाया उसका खर्चा 25 रुपये जुड़ा। तो एक जो शर्ट उसने बनाई, एक शर्ट में बनाने में उसको 150 रुपये पर शर्ट उसने बनाई। ठीक है, और उसमें उसने 150 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा एक शर्ट पे, तब जाके उसने 300 रुपये को बेची। ठीक, तो जो वस्त्र निर्यातक है, वस्त्र निर्यातक, उसको हर कमीज में कितना लाभ हो रहा है, उसको हर कमीज में केवल 150 रुपये लाभ हो रहा है। ठीक, एक कमीज में उसको 150 रुपये लाभ हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, जो विदेश वाला है उसको एक कमीज पे कितना 900 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक, विदेशी जो ग्राहक है उसका। अब ये देख रहे हैं कि बस जो बाजार में जो लाभ कमाने वाले लोग हैं, ठीक है, वो कौन कौन लोग हैं जो लाभ कमा रहे हैं। ठीक, तो एक तो वस्त्र निर्यातक है, वो लाभ कमा रहा है। दूसरा जो जैसे यूएसए में जो ग्राहक है वो लाभ कमा रहा है, और जो व्यापारी जिसने बुनकर से कपड़े खरीदे थे वो लाभ कमा रहा है। ठीक, और एक व्यापारी वो है जिसने स्वप्ना से रुई खरीदी थी और उसके बाद उस रुई को बाजार में बेचा था, उसने उससे लाभ कमाया था। ठीक है, तो ये बाजारों की एक श्रृंखला है। जैसे रुई कपास से निकाली गई और उसके बाद उसकी उटाई की गई, उटाई करने के बाद फिर वो सूत बनने में गया, सूत बनने के बाद फिर वो बुनकरों के पास गया, बुनकरों ने उसको कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाने के बाद फिर वो कारखाने में जाता है, फिर उस कपड़े से शर्ट बनाई जाती है, और शर्ट बनाने के बाद, तैयार करने के बाद फिर वो बाजार में जा रहा है और बड़े बड़े मॉलों या शोरूम में वो बनता है, मतलब उनका पैकिंग या शोरूम में वो रखा जाता है ताकि लोग उसको जाकर खरीदें। तो इस तरह से एक श्रृंखला चलती है जो उत्पादनकर्ता से लेकर खरीदार तक जाती है। ठीक है, तो रुई के उत्पादनकर्ता से लेकर सुपरमार्केट तक जो चलती है उसको बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें हर कड़ी पे खरीदना और बेचना हो रहा है। जैसे स्वप्ना से व्यापारी ने रुई खरीदा, स्वप्ना ने उसको बेचा और व्यापारी ने उसको खरीदा। अब बुनकर को कपड़े दिए गए और बुनकर से जो कपड़े हैं, बुनकर को सूट दिया गया और कपड़ों को व्यापारी ने खरीदा। अब उसी व्यापारी ने दिल्ली के जो कारखाने हैं वहाँ पर उसको बेचा और उन दिल्ली वाले कारखानों वालों ने उसको खरीदा। अब उन्होंने क्या किया, यूएसए या यूरोप के जो विदेशी ग्राहक हैं उनको बेचा, और उन विदेशी ग्राहकों ने अपने सुपरमार्केट में उस कमीज को रख कर उन्होंने ग्राहकों को बेचा, जिससे वो लोग लाभ कमाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग तरीके से लाभ कमा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि देखते हैं कि जो बाजार और समानता क्या होता है कि जब इसमें अगर हम देखेंगे कि तो हमारा जो अधिक लाभ कमाने वाले कौन है, तो अधिक लाभ कमाने वाले कौन से हमारे, जो हमारे विदेशी ग्राहक हैं। ठीक है, वो, उसके बाद बस जो निर्माता है दिल्ली कारखाने वाला वो, उसके बाद जो व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीद रहा है वो। ठीक, अब यहाँ पर कम लाभ कमाने वाला कौन है, जैसे स्वप्ना है किसान, ठीक, वो कम लाभ कमा रही है। उसके बाद फिर बुनकर है जो कम लाभ कमा रहे हैं, और जो स्वप्ना से खरीदने वाला व्यापारी है वो भी अन्य व्यापारी की तुलना में कम पैसा कमा रहा है। तो उसको हम भी कैटेगरी में कह सकते हैं कि मध्यम लाभ जो है और न्यूनतम लाभ या अधिकतम लाभ की श्रेणी में हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि निर्यातक जो फैक्ट्री है मुश्किल से अपने केवल रोजमर्रा की जरूरतों को पूर्ति लाया करने का, मतलब केवल जरूरतों की पूर्ति करने का तक ही कमा पाता है। ठीक है, तो उसको मध्यम लाभ की श्रेणी में रखा गया। विदेशी व्यापारी हैं जो अधिक मुनाफा कर रहे हैं। ठीक, कपास उगाने की जो छोटी किसान है, रोड में जो बुनकर हैं, स्वप्ना है और जो बुनकर हैं, वो कड़ी मेहनत के बाद भी उनको उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ठीक, अब बुनकरों की तुलना में जो अन्य व्यापारी हैं वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अब क्या है कि प्रजातंत्र के अंतर्गत ये है कि सबको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है,
अब स्वप्ना ने भी इतना काम किया, उसके बावजूद भी उसको पर्याप्त पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो अगली बार जब वो खुद बोएगी तो उसको फिर से खाद के लिए उधार लेना पड़ सकता है। अब देखो जैसे मॉल है, मॉल में इस तरह से कपड़े टंगते हैं, ठीक है। तो एक और बाजार लोगों के काम करने या उन चीज़ों को बेचने का अवसर देता है जो उगाते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो बाजार लोगों को उगाते और जो बना रहे हैं उनको बेचने का एक अवसर देता है। जैसे किसान यहाँ पर रुई बेच सकता है, बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा बेच सकता है, और जो धनवान और शक्तिशाली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े कारखाने से निकाल कर कपड़ा खरीद कर उसको बाजार में बड़ी दुकानों में बेचते हैं, जिनसे वो अधिक ज़्यादा लाभ कमाते हैं, बहुत अधिक लाभ कमाते हैं गरीबों की तुलना में। अब यहाँ क्या है, एक जो निर्भरता है ना, स्वप्ना की जो निर्भरता उसके व्यापारी पर है कि उसको लोन मतलब अपना कपास बोने के लिए, अपना खेत में काम करने के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए उसको जो उधार लेना पड़ रहा है उस व्यापारी से, जिसकी वजह से वो ये शर्त लगा देता है कि अगर तुम्हें कोई बेचना है कुछ चीज़ तो केवल हमें ही बेचो, ठीक है, या तुम अपने खेत में जो कुछ उगाओगी रुई वो केवल हमें को ही बेचोगी क्योंकि हमने तुमको उधार दिया है, और उस पर उसने शर्त आरोपित कर दी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस अपना उस गरीब का शोषण हो रहा है, जबकि बाजार में उससे कहीं ज़्यादा रेट में कपास बिक रहा है, लेकिन मजबूरी में उसको अपना कपास जो है, रुई जो है, उस छोटे व्यापारी को बेचना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे समाधान हैं। जैसे एक समाधान हमें दिखाया गया कि सहकारी समिति बनाए, तो जो जैसे मान लो कि कई किसान मिलकर एक सहकारी समिति बनाकर कपास का उत्पादन कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं, ठीक। तो सहकारी समिति बनाया जाना और उसके जो कानून है उनको सही तरीके से अगर पालन किया जाए तो संभव है कि सबको समान तरीके का, मतलब भेदभाव थोड़ा तो रहेगा लेकिन एक उचित मूल्य सबको प्राप्त हो पाएगा, ठीक। तो इस अब यहाँ पे देखो SDG का 8 के बारे में बोला है कि उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि SDG के जो गोल्स हैं इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी PCS या PCS एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, और कई बार इनको हमें SDG 8 या SDG 1 SDG 2 को अचीव करने के लिए हमें ये प्रयास करने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन में, आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो SDG के जितने भी गोल्स हैं ये आपको रटे होने चाहिए, 17 गोल्स, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि NCERT की जो ये सीरीज़ चल रही है इसमें मैं NCERT इस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को केवल इसी वीडियो से आपका रिवीजन भी हो सके और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और आपको दोबारा कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको रिवीजन भी करना है इन्हीं वीडियो के माध्यम से 1.5 की स्पीड में आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।